हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में एसपी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड की बात करें, यूनिट नंबर 3 में आज हम अपने सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट की वो है हमारे पास प्रावस्था साम्य अर्थात फेज इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चरों के अंदर हमने रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रावस्था साम्य को स्टार्ट करने वाले। देखिए प्रावस्था साम्य होती है, देखिए हम जो तंत्र परिपार्श्विक और जो परिसीमा है ना उनका अध्ययन हम सेमेस्टर 3 के अंदर करने वाले हैं। उससे पहले केवल आप उन शब्दों को याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले एक शब्द हमारे पास आता है तंत्र। तंत्र क्या होता है? देखिए तंत्र क्या होता है, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ब्रह्मांड के उस भाग, वह भाग होता है तंत्र जिसको क्या होता है, कोई परिसीमा वास्तविक काल्पनिक परिसीमा से उसको अलग होती है ना, और जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी एक नियम का, उसको हम तंत्र कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के वह भाग जो ब्रह्मांड के शेष भाग से क्या हो, किसी परिसीमा या काल्पनिक वास्तविक रेखा से अलग होता हो, उसे हम कहते हैं तंत्र कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं बार के लिए ये क्या होता है हमारे पास तंत्र, ठीक है। और ये इसके चारों ओर क्या होती है, परिसीमा, ठीक है। इसको जो शेष भाग है ब्रह्मांड का, ये है ब्रह्मांड का शेष भाग, इसे बोलते हैं परिपार्श्विक। ये हमारे पास तंत्र है, निकाय है, ठीक है। ये ब्रह्मांड का वह भाग है जहाँ हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आप कैसे लिखोगे, ब्रह्मांड का वह शेष भाग जो काल्पनिक या इसको लिखते या वास्तविक परिसीमा से अलग हो, जिसमें हम अध्ययन किसका, उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का अध्ययन करते हैं, वह भाग तंत्र कहलाता। अब हम बात करते हैं तंत्र की। अब आप दो तंत्र की जब बात करते हैं ना, तंत्र के अंदर क्या हो सकते हैं, जो एक या एक से अधिक भाग क्या हो सकते हैं, जो संगठन में क्या हो, संगठन में पूर्ण रूप से समान हो सकते हैं, सुस्पष्ट दिख सकते हैं हमको, जिनको यांत्रिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रावस्था, ठीक है। तंत्र का वह भाग है जो हमें क्या दिखता हो, सुस्पष्ट, ठीक है, संगठन में हर तरफ से समान, इसको हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक विधि के द्वारा अलग, पृथक, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रावस्था। जब किसी तंत्र के अंदर एक ऐसे अधिक प्रावस्था वो साम्य हो तो उसे बोलते हैं प्रावस्था साम्य, ठीक है। जब को तंत्र में हम बात करें क्या हो, दो प्रावस्था क्या हो साम्य में, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रावस्था साम्य, ठीक है। अब देखिए ये दो प्रकार से होता है, एक तो सममार्गी होता है, विसममार्गी होता है। सममार्गी की बात करोगे आप, सममार्गी क्या होती है, जिस पर तंत्र के अंदर क्या हो, एक प्रावस्था,
ठीक है, विसमांगी क्या होता है? विसमांगी इस तंत्र के अंदर क्या हो, एक से अधिक प्रवस्था। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं आगे। ये प्रवस्था क्या हो, साम्य में, तो इसको क्या बोल देते हैं, विसमांगी प्रावस्था साम्य। प्रावस्था साम्य इसे किसके द्वारा ज्ञात करते हैं हम? गिब्स प्रावस्था नियम से। क्या नियम होता है? ये होता है एफ सी पी प्लस क्या होता है 2। पी क्या होता है? पी होता है प्रावस्थाओं की संख्या। कितनी प्रावस्था है? प्रावस्थाओं की संख्या। यह है घटकों की संख्या। इनको हम अच्छे से डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। एफ क्या है? स्वतंत्रता की कोटि। एग्जाम्पल के बाद देखेंगे स्वतंत्र की कोटि। ठीक है, तो ये बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसको आगे और देखते हैं। पहले तो समझने का प्रयास करते हैं हम प्रावस्था अर्थात फेज को समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास गैसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए कोई गैस है हमारे पास, जैसे H2 है, N2 है, CO2 है, वो आपस में क्रिया नहीं कर रही है। क्या नहीं करी? क्रिया करके क्या हो रहा है, नए उत्पाद का निर्माण नहीं करें, गैसों के रूप में ही है। तो उस समय क्या हो जाती है, इसकी प्रावस्था ये जो P की वैल्यू हो होती है 1। परंतु क्या जो कोई गैसें हैं वो रिएक्ट क्रिया करें, जैसे NH3 HCl गैस वो क्रिया करते हैं, वो क्या ठोस या कोई द्रव के अंदर चेंज हो जाती है, उस समय उसकी प्रावस्था कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। जैसे कोई गैस हो, जैसे हम बात करें H2 N2 CO2, जो क्या करें या ना करें, उनके लिए क्या होती है? पी की वैल्यू क्या होती है? 1। एक ही प्रावस्था होगी, एक ही अवस्था होगी उसकी। जबकि हम बात करें जैसे NH4Cl सॉरी NH3 तो गैस है, ये भी HCl क्या है? गैस है। इसकी जब रिएक्शन आपस में कराते हैं में मिलती है NH4Cl जो वापस गैस होगी, इसको हम सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसकी प्रावस्था क्या हो जाती है? एक तो गैस है, एक ठोस, 2 प्रावस्था इसकी मिल चुकी है हमें। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से इसको अच्छे समझते हैं। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे मैं लेता हूँ जल पे, इसका मैं क्या बनता हूँ, लवण का विलयन बना लेता हूँ, जल प्लस के आई का। ठीक है, जब इसके अंदर क्या होता है, जलीय विलयन बना लूँगा ना, तो इसकी प्रावस्था क्या रहने वाली है? एक ही रहने वाली है। क्या सा? जलीय वाला। तो इसकी जो फेज है या पी है प्रावस्था 1 रहती है। परंतु जब मैं बात करता हूँ जल व बर्फ की, इसका जब मैं लड़ बनाता हूँ तो जो बर्फ है वो बर्फ के अंदर ही रहती है, बर्फ ही रहती है। एक तो बर्फ, ये जल, इसकी प्रावस्था कितनी रहती है? 2। ठीक है, जब मैं लवण का विलयन बनाता हूँ, जब जल व के आई का बनाओगे तो फेज है प्रावस्था 1 रहने वाली है। जल व बर्फ का जब आप लवण बनाते हैं तो फेज 2 रह जाती है, प्रावस्था 2 होती है। जल व बर्फ 2 द्रवों के मिश्रण की बात करते हैं। जैसे मेरे पास है एक अल्कोहल, एक जल, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? मिश्रण हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तब इसकी क्या हो जाती है? फेज 1 रहता है, प्रावस्था 1 रहती है। परंतु जब मैं बात करता हूँ जल व क्लोरोफॉर्म की, ये इधर अंदर घुलते नहीं है, उस समय प्रावस्था इसकी क्या होती है? 2। ये तो क्लोरोफॉर्म की रह जाती है, एक जल की रहती है। अब बात करते हैं, जब कोई ठोस पिघलता है ना, कोई भी ठोस पिघलता है तो उसकी प्रावस्था हमेशा एक रहती है। अधिक भिन्न भिन्न मिलने हमें ठोस पिघलने पर भिन्न भिन्न प्रावस्था नहीं बनती उसकी, एक ही फेज रहेगा। परंतु जब इस प्रकार से कोई हो तो उसकी प्रावस्था हमारे पास कितनी होती है? 3।
ठीक है, जब कोई ठोस इस प्रकार से CO बदल टूट रहा है तो इसकी प्रावस्था में कितनी मिल जाती है, 3 मिल जाती है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें घटकों के बारे में बात करने वाले हैं। 2 तंत्रों के द्वारा इसको समझने वाले हैं। क्या समझने वाले? 2 इसके तंत्रों के द्वारा इसको समझने वाले किस प्रकार से हम घटकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पहला अगर तंत्र की बात करें, हमारे पास आता है सोडियम सल्फेट जल तंत्र। पहला कौन सा हमारे पास सोडियम सल्फेट जल तंत्र आता है। दूसरे अगर हम बात करेंगे NH3HCl तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले तंत्र की हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिएक्शन इस प्रकार, सोडियम सल्फेट आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, और जल ऐड कर लीजिए, ये रहा। इसमें कुछ केसों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की आप परिस्थिति लगाए, क्या लगाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति लगाए, घटकों की संख्या में केवल क्या हो सकते हो, 2 ही प्राप्त होने वाले। कितने प्राप्त होने वाले हैं? 2 प्राप्त होने वाली है घटकों की संख्या। ठीक है, कोई भी परिस्थिति लगाने पर घटकों की संख्या 2 प्राप्त होगी, जिसको हम देख लेंगे, समझ भी लेंगे किस प्रकार से होगी हमें 2 ही घटकों की संख्या। तो ये केस फर्स्ट आता है हमारे पास, कैसे होगा देखिए। पहले केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, ना तो कोई रासायनिक इसके अंदर अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या बात करोगे, वो होगी हमारे पास 0। ना ही यहाँ पर इसको नियंत्रित या परिस्थिति को नियंत्रण परिस्थितियाँ नहीं होगी, लेते हैं कोई भी नियंत्रित परिस्थिति नहीं होगी। रासायनिक अर्थात R बराबर 0 और Z बराबर भी क्या होगी, 0 होगी। नियंत्रित परिस्थिति इस प्रकार। फॉर्मूला में से आप याद रखना C डैश R, या इसको C डैश कह दीजिए, R Z। वैल्यू जब पुट कर देंगे, घटकों संख्या में 2 ही प्राप्त होने वाली है। देखिए, 2 घटक, 2 0 0 और वैल्यू में प्राप्त 2। अब केस थोड़ा और 2 है। केस नंबर 2 की अगर बात करें, हम क्या करते हैं, लवण का वियोजित, लवण को क्या करते हैं, वियोजित तोड़ देते हैं। उस समय में घटक कितने मिल जाते हैं, 2। ये टूट गए और 3 भाग मिल गए, घटकों की संख्या होगी 14। एक मिलेगी X इस प्रकार से Na प्लस, एक हमें मिल जाती है 2X SO4 2 माइनस, यार एक में ये मिल जाएगी, एक में मिल जाती है जल। टोटल घटक हो जाते हैं हमारे पास C बराबर 3। नियंत्रण की परिस्थितियों की आप बात करोगे, किसी की बात करते हैं, नियंत्रण की परिस्थितियों की बात करोगे तो एक नियंत्रण की परिस्थिति आ जाती है Z बराबर 1। अभी तक यहाँ पर R क्या है, 0। रासायनिक अभिक्रिया अभी तक नहीं हो रही है। पुट कर दीजिए कौन सी कहाँ पर है, तो वैल्यू जब पुट करते हैं हमारे पास आता है 3, रासायनिक अभिक्रिया 0, नियंत्रित परिस्थिति 1, तो वैल्यू होती है 2। केस नंबर 3 देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आंशिक वियोजन किसका, सोडियम सल्फेट का। वियोजन की बात करेंगे सोडियम सल्फेट का, कर लीजिए आंशिक, तो हमारे पास बन जाता है इसका Na प्लस SO4 2 माइनस, एक हमारे पास सोडियम सल्फेट है ही, और एक हमारे पास है जल। टोटल हो चुके हैं 4 घटक। केमिकल रिएक्शन भी इस बार आ चुकी है, तो Z बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, एक तो है ही नियंत्रण रिएक्शन। R की भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। घटक है टोटल मेरे पास यहाँ पर 4। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 1 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाती है 2। केस नंबर 4 की बात करते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, सोडियम जल का भी क्या करता हूँ, सोडियम सल्फेट व जल का वियोजन या आंशिक वियोजन कर देते हैं। किस प्रकार से होगा देखते हैं। ये हमारे पास बन जाता है N+SO4 सोडियम सल्फेट तो है हमारे पास। ये हमारे पास होता है जल, जल वापस टूटता है H+OH- में, टोटल घटक हो चुके 6। केमिकल रिएक्शन 2 हो रही है, जल की हो रही है, सोडियम सल्फेट की हो रही है, तो Z बराबर क्या बात करोगे, नियंत्रण रिएक्शन भी कितनी है इसके अंदर 2, तो R की वैल्यू 2, इन दोनों नियंत्रण करने वाली, कंट्रोल करने वाली, और 2 केमिकल रिएक्शन है। अगर हम बात करें वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास 6, 2 - 2 वैल्यू आ जाती है 2। अब बात करते हैं NH3HCl की बात करते हैं तंत्र की, ठीक है, जो क्या होगी, हम बात करते हैं आंशिक HCl, दोनों क्या गैसें हैं, ठीक। तो अगर ये आंशिक दाब पर दोनों गैसें क्या हो, बराबर हो, NH3 बराबर क्या हो HCl, तो यहाँ पर क्या होगा, एक घटक होगा इनका। अगर आंशिक दाब पर दोनों गैसें क्या हो, बराबर नहीं हो, तो क्या होगा, द्विघटीय या द्विघटक, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। NH4Cl है, ये टूटता है किस रूप में, NH3 + HCl के रूप में। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। मैं पहले बात कर लेता हूँ, तो आंशिक गैस में समान है, समान होती है। आपको घटकों की संख्या दिख रही होगी 3 है, घटकों की संख्या 3 ही रहने वाली है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, वो भी एक प्रकार की हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक होने वाली, नियंत्रण करने वाली की बात करते हो, जो नियंत्रित करती है, जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या देखते मिल जाती है आपको, सॉरी, नियंत्रण वाली यहाँ पर 1, और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करूँ वो भी 1 देखने मिल जाती है। वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिल जाता है, 3, तुम्हारे पास आती है 1, तो ये घटी हो गया। परंतु जब दोनों आंशिक से समान ही होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, नियंत्रित करने वाली जो रिएक्शन हमें मिल जाएगी, नियंत्रण तो होगा, सॉरी नियंत्रण नहीं होगा, सॉरी, जब हम बात करोगे ना, जब असमान होगी तो वहाँ पर नियंत्रण नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन तो होने वाली है, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो तो पदार्थ कैसे मिलेगा। तो जब दूसरी परिस्थिति की आप बात करोगे, दूसरी परिस्थिति के अंदर हम बात करते हैं, जब दोनों क्या हो, इक्विवेलेंट नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो कोई भी इसको नियंत्रण नहीं करना, दोनों फ्री है, दोनों कोई भी नियंत्रण नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है, घटक तो 3 रहते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा है इस पर, इस स्थिति के अंदर आप बात करोगे 3, 1 - 0 की बात कर लोगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या 2 तंत्रों के बारे में बात की है, NH3HCl के तंत्र की और सोडियम सल्फेट जल तंत्र की बात की है। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता की कोटि। क्या रहेगा, स्वतंत्रता की कोटि। देखिए हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे घटकों की, अर्थात घटकों की संख्या के बारे में बात करने वाले, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम कंपाउंड्स कहते हैं। घटकों की संख्या क्या होती है, देखिए जब हम किसी भी साम्य अवस्था की बात करते हैं, साम्य अवस्था के अंदर भी हम बात करें तंत्र की, तंत्र के अंदर घटकों की संख्या वह होती है, क्या होती है, स्वतंत्र परिवर्तित अवयव की न्यूनतम संख्या होती है, जिसके द्वारा हमको तंत्र होता है, उसमें परावस्था होती है, उसके द्वारा हम क्या दर्शा सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को बता सकते हैं। देखते हैं घटक क्या होते हैं। अगर मैं घटक की बात करूँ साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था है, उस साम्य अवस्था में बात करेंगे हम तंत्र की,
तंत्र में हम बात करते हैं घटकों की संख्या क्या होती है, घटकों की संख्या क्या होती है, वो होती है स्वतंत्र प्रतिवर्ती अवयवों की संख्या। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, कोई तंत्र है, उस तंत्र की कोई प्रावस्था की बात करेंगे, प्रस्ताव तंत्र की प्रावस्था द्वारा हम क्या दर्शा सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसकी बात करते हैं, कुछ प्रावस्था दी गई है, उन प्रावस्था द्वारा हम घटकों संख्या के बारे में बात करने वाले। ये देखिए आपको जो प्रावस्था दिखाई दे रही है N2SO4, नीचे देखिए N2SO4 H2, इसके अंदर आपको क्या दिख जाता है, दो घटक दिख जाते हैं। दो घटक हम देख लेते हैं। पहला घटक इसके अंदर कहते हैं N2SO4, एक है जल। ठीक है, प्रत्येक में इसकी बात करने वाले कौन कौन से घटक हैं, दो घटक के रूप में विभाजित हैं। बात करेंगे कितने कितने हो सकते हैं। पहले अगर बात करें N2SO4 की, है इसके अंतर्गत, परंतु जब आप जल की बात करते हैं जल का अणु कोई भी नहीं है। इसकी बात कर लीजिए, एक केवल एक है N2SO4 इसके अंदर घटक, और इसके अंदर ये जल के घटक कितने अणु कितने हो गए, 7 अणु, दो घटक है। इसके अंदर भी देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से प्रभावित हो जाए, दो घटकों के रूप में इसको 10 के जल के अणु है, एक N2SO4 है। बर्फ और जब वाष्प की बात करते हैं, केवल इसके अंतर्गत जल आता है, परंतु 0 क्या आ जाते हैं इसके अंतर्गत, N2SO4 आते हैं। ठीक है, जबकि इसमें N2SO4 घटक कितना है, 0 है, जबकि जल का घटक आपको एक भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए जब मैं बात करता हूँ CaSO3 की बात करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। किस रूप में रिएक्शन करते हैं, कुछ इस रूप में रिएक्शन करते हैं, सॉरी CO2। इनकी आप प्रावस्था को हम 3 रूप से विभाजित करेंगे। ठीक है, 3 भाग देंगे, तो ये रहा और ये 3 प्रावस्था इसकी देखने को मिल सकती है। फिर इनको घटकों रूप में भी देखते हैं। पहली प्रावस्था के अंदर मैं ले लेता हूँ ये 2, ठीक है, CaCO3, ठीक है, वह CO2, तीनों के बारे लिख लीजिए। CO3 देख लेंगे कितने होंगे इसके अंतर्गत, CO2 व CO। अगर मैं बात करूँ CO3 के द्वारा मैं किसका निर्माण कर सकता हूँ, केवल यही है, इसके अंदर CO नहीं दिखने मिल जाता है, केवल ये CO3 एक होगा, बल्कि 0 क्या होगा, C होने वाला है। दो घटक CO2 की बात कर लीजिए, इसके द्वारा अगर बात करें, देखिए जो हम बात करेंगे ना CaO3, ठीक है, अगर आप इससे क्या निकाल देते हो, अगर आप CO निकाल देते हो तो हमें CO2 मिल जाएगा। ठीक है, CO की बात कर लीजिए, एक CO देखने मिल जाता है, जबकि CO3 हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो 0 CO3 मिलेगा। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, इन दोनों प्रावस्थाओं की बात कर लेता हूँ, CO3 व CO2 प्रावस्था की बात करूँगा। देखिए जब इन दो प्रावस्था की हम बात करते हैं तो ये हमें कितने देखने मिल जाता है, अगर इसी एक देखने को मिल जाएगा CO3, जबकि CO2 क्या होगा, यहाँ पर 0 CO2 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ CO2 की बात करते हैं तो एक CO2 देखने को मिल जाता है, जबकि 0 क्या होगा, CaO3 होगा। जबकि इसके अंदर हम CaO की बात कर लेते हैं, जब आप CO3 में से क्या घटा देते हो, CO2, तो हमें CaO देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों घटकों की हम बात करने वाले हैं। जब CaCO3 की बात कर लेते हैं तब कब आ गया, जब हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर ये ऐड कर लोगे तब हमें CaCO3 मिल जाएगा। CO2 की बात कर लीजिए, कितना है, एक देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जब 0 उसके मिल जाता है, हमने CaO देखना।
इसी प्रकार से हम CaO की बात कर लीजिए घटक रूप में, एक हमें COH देखने मिल जाएगा, जबकि 0 क्या हमें देखने मिल जाता है CO2। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या होते हैं, घटक हैं। तो इनमें हमने सभी में कितने घटकों की बात की, 2 घटकों में देखा है, और प्रावस्था के रूप में देखा है कि कौन सी प्रावस्था में कब मिल जाती है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे किसी तंत्र की घटकों की संख्या, घटकों की गणना किस प्रकार से करते हैं। देखिए कुछ 2 प्रकार से होती है। पहला ये होगा, उन अवयव घटकों की बात करते हैं जिनके बीच में क्या हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, तो प्रकार से विभाजित है। पहला वह भाग हो जाएगा जिनके अवयव घटकों बीच क्या हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना हो। दूसरा क्या हो जाएगा, जिनके अंदर क्या हो, कोई भी रासायनिक। पहले हम बात करेंगे 2 भाग में विभाजित है। पहले अवयव घटकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया ना हो। पहले उस रूप में बाजू जिसके कोई घटक है उनके बीच क्या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। दूसरे की बात कर लेंगे घटकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो। देखो इनको वापस हम 2 भागों में विभाजित कर लेते। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला तो होता है क्रियाशील तंत्रों के लिए, ठीक है। 2 सूत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्रियाशील तंत्रों के लिए आ जाएगा, एक अक्रियाशील तंत्रों के लिए, तंत्रों के, ठीक है। इसके लिए तो सिंपल वाला सूत्र है, अवयव की संख्या बराबर होती है घटकों की संख्या। जो भी अवयव की संख्या वो किसके बराबर हो जाती है, घटकों की संख्या के बराबर हो जाती है। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है C'(R-Z)। C यहाँ पर क्या होता है, अवयवों की घटकों की संख्या ठीक है। R क्या होता है, यहाँ पर होता है R परिस्थिति है, किस प्रकार की परिस्थिति ले रहे हैं, सॉरी, रासायनिक अभिक्रियाओं की संख्या, रासायनिक संख्या। जेड यहाँ पर है नियंत्रित परिस्थितियों की संख्या। जेड क्या है यहाँ पर, नियंत्रित परिस्थितियों की संख्या है। अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, हम किसी तंत्र के घटकों की गणना करते हैं। अब हम 2 तंत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या करेंगे, 2 तंत्रों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से द्विघटीय एक घटीय है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे स्वतंत्रता की कोटि की बात करने वाले हैं। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, देखिए किसी तंत्र के लिए जो स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वो क्या किस पर निर्भर करती है, स्वतंत्र चरों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, स्वतंत्र चरों पर निर्भर करती है, जैसे दाब उन पर निर्भर करती है। ठीक है, उनकी न्यूनतम संख्या होती है ना, क्या होती है, उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है उनमें से किसी एक को आप क्या कर देते हो, जब निश्चित कर देते हो, उनमें से एक को क्या करते हो आप जब निश्चित कर देते हो, हम पूरे जो तंत्र है उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी तंत्र की बात करें उसके लिए हम स्वतंत्रता की कोटि की बात करते हैं। कोटि क्या होती है,
स्वतंत्र चर, चर कौन से? दाब, ताप, आयतन, इनकी भी क्या है न्यूनतम संख्या, एक को निश्चित कर दें, पूर्ण तंत्र क्या कर सकते हो? परिभाषित, परिभाषित। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, देखते हैं। मैं क्या मानता हूँ, एक कोई जल है, ठीक है, कोई ये जल है, इसके द्वारा समझते हैं। इसकी बात को तो ठोस, गैस या द्रव, इन प्रावस्था में से कोई एक प्रावस्था है। प्रावस्था क्या है उसकी? एक प्रावस्था है, ठीक है। कोई जल है, उस जल की ठोस, गैस, द्रव प्रावस्था में से एक प्रावस्था है। तो इसको परिभाषित करने के लिए जो चर होते हैं ना, चर में वो दो चीज होंगे। इसको परिभाषित करने के चर कितने चाहिए होंगे? हमें दो चाहिए होंगे। या तो हमें चाहिए होगा ताप, दाब, ताप या सांद्रता, ऐसे, ठीक है। ऐसे के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? दाब या ताप चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब क्या प्रावस्था दो, प्रावस्था हो दो और वो साम्य अवस्था के अंदर हो, कैसे? जैसे हम बात करते हैं बर्फ जल की, और वो किस में चेंज होता है? बर्फ द्रव। जब किसी को हम द्रव बनाना पड़ता है, हमें क्या लगाना था? बाह्य बल, ठीक है। और हमें क्या पता है, एक एटमॉस्फेयर पर क्या होता है? 0 डिग्री, इस पर इसका गलनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थ ये निकलता है, जब हम एक चर को स्थिर करते हैं, दूसरा चर स्वतः क्या हो जाता है? स्थिर। दूसरा चर क्या होगा? स्वतः स्थिर हो जाएगा। अर्थात इसमें चर क्या होता है? चर हमें एक चीज होता है, क्या चीज होता है? एक, या तो वो ताप हो सकता है या क्या हो सकता है? दाब। अब हम बात करते हैं त्रिक पॉइंट की, त्रिक पॉइंट की बात करें, त्रिक बिंदु की। त्रिक बिंदु से क्या तात्पर्य है? जिसके अंदर तीन प्रावस्था हो। कैसे बात करते हैं? जैसे ठोस, जल, ठोस, द्रव, सॉरी या गैस, तो द्रव, जल, और एक आ जाता है वाष्प, जल। ये तीनों क्या हो? साम्य के अंदर हो। तीनों क्या साम्य के अंदर हो तो उसको बोलते हैं त्रिक। अब इन तीनों को साम्य में लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जो टेम्परेचर होता है वो इतना चाहिए होता है 0.009 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना चाहिए होता है? 4.58 mmHg चाहिए होता है, ठीक है, मरकरी चाहिए होता है। अगर इन दोनों में से भी क्या होता है, एक में थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा भी परिवर्तन, क्या करते हैं आप? थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, जो चर होते हैं ना, चर, उसकी संख्या कितनी होती है? 0। किसी भी नहीं करता। इसी प्रावस्था धीरे कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और चर की जो निर्भरता है ना, वो क्या होगी? 0। देखिए इससे हमें क्या पता था, जैसे प्रावस्था बढ़ रही है ना, क्या जैसे प्रावस्था बढ़ रही है वैसे चरों की निर्भरता कम होती जा रही है, और जैसे जैसे क्या हो रहा है कि चर प्रावस्था कम हो रही है, वैसे चरों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।